स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रोफेसर यूपेश कुमार और आप जो देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे हम लोग इसके पहले जाते हैं तो देखते हैं कि 16 महाजनपद, जो शक्तिशाली महाजनपदों की जो संख्या होती है वो 16 होती है, लेकिन जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वो होता है मगध साम्राज्य और या मगध जनपद, जो कि 16 महाजनपदों में एक विशिष्ट स्थान बना पाता है। और इस देखेंगे कि इस जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है या जो उनका उदय होता है उसमें किन किन कारणों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और कौन कौन से राजवंश यहाँ शासन करने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य का उदय। तो देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का विशेष स्थान है और प्राचीन काल में भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों की सत्ता थी। मगध के प्रतापी राजाओं ने इन राज्यों पर विजय प्राप्त कर भारत के एक बड़े भाग पर जो है विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार जो मगध के शासकों ने सर्वप्रथम साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया था मगध में मौर्य वंश की स्थापना करके। देखिए, जो मगध साम्राज्य है, मगध में जो सबसे अधिक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के समय में या मौर्य वंश के समय में ही मगध जो है अपने चरम उत्कर्ष पर रहता है शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में। और देखेंगे कि मगध में मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना होती है उसके पूर्व भी अनेक जो शासक हैं, शक्तिशाली शासक, वो मगध में शासन कर चुके होते हैं। और देखते हैं मगध की जो स्थिति है, करंटली जो उनका स्थिति रहता है उसको देखते हैं कि उत्तर दिशा ये है और देख लेते हैं दक्षिण ये। तो ये गंगा जो रिवर है, गंगा नदी है, और एक नदी है सोन नदी और एक है चंपा, और एक साइड क्या होता है विंध्याचल पर्वत। मतलब इसकी स्थिति बहुत ही सेफ जगह पे होती है। तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और एक तरफ पर्वत, मतलब ये चारों तरफ से एक किला के रूप में रहता है। और चूंकि ये नदियों के किनारे होने के कारण बहुत ही उपजाऊ होता है यहाँ की जमीन, इसलिए ये समृद्ध प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उदय का कारण। आखिर किन कारणों से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है या उदय होता है। पहला जो कारण है ये देखने वाले हैं। मगध उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपर निचले भाग के मध्य सुरक्षित स्थान है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये चारों तरफ से सुरक्षित है। 5 पहाड़ियों के मध्य एक दुर्गम स्थान पर स्थित होने के कारण वहां तक शत्रुओं का पहुंच पाना असंभव था। दूसरा देखते हैं, गंगा नदी के कारण भी मगध में व्यापारी सुविधाएं बढ़ी। देखिए, ये जो गंगा नदी है इसके कारण भी क्या होती है, मगध में व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी है। देखते हैं हम लोग कि जो ट्रेडिंग होता है वो रिवर के माध्यम से भी होता है। इंटरनल जो ट्रेडिंग होता है वो रिवर के माध्यम से होता है। तो गंगा नदी में भी क्या होता है, व्यापारिक सुविधाएं बढ़ जाती है गंगा नदी के कारण। और आर्थिक दृष्टि से भी मगध बहुत ही समृद्ध हो जाता है, भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से मगध एक संपन्न राज्य के रूप में सामने आता है। साथ ही साथ देखते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हाथियों की बहुल्यता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। चूंकि यहाँ मगध साम्राज्य में हाथी भी हमको बहुतायत मात्रा में मिलेंगे और ये एक हाथियों का उपयोग उस समय सबसे अधिक या सर्वाधिक रूप से सैनिकों के लिए किया जाता था। और देखेंगे कि किस प्रकार। साथ ही साथ देखते हैं दोस्तों कि जो मगध साम्राज्य है उनको हाथी की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये उड़ीसा या फिर हम लोग कहेंगे कलिंग से होती है। इसीलिए कलिंग कलिंग पर जो विजय करने का उद्देश्य होता है अशोक का, वो हाथियों की प्राप्ति भी एक प्रकार से मानी गई है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि मगध साम्राज्य में लोहा, देखिए यहाँ क्या है, मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है, आयरन और भी बहुत ज्यादा मिलता है। और देखिए उस समय लोहे का इस्तेमाल अस्त्र शस्त्र बनाने, युद्ध के लिए जो रथ का निर्माण करने आदि कार्यों में किया जाता था। तो हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से जो मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष माना गया है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ की जो भूमि है उसको भी साफ करके क्या की जा रही है, अब खेती की जा रही है। यहाँ की भूमि को जो साफ करके खेती की जा रही है और जिससे क्या होने लगा, उपजाऊ जमीन की जो संख्या है वो बढ़ने लगी। और चूंकि जब जमीन जो है साफ हो गया है, अब खेती के लिए जो योग्य भूमि मिल गया है, जिस वजह से मगध साम्राज्य में क्या होने लगेगा, अब उपजाऊ जमीन की संख्या वृद्धि होने लगेगी। अब देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का या उदय का इतिहास, ये काफी लंबा है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। काफी समय तक इस काल की जो राजनीति
रूप से मुख्यतः राज्यों में सर्वोच्चता रहती है, इसको भी हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से ये जो एक विशाल साम्राज्य के रूप में फैल जाता है। देखिए, मगध जो है ये राजा बिंबिसार, देखिए 2 राजाओं के मध्य बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा जब अगर आप जो है मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं तब। एक है बिंबिसार और एक बिंदुसार। तो दोनों जो राजा है वो अलग हैं, आपको इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। तो जो राजा बिंबिसार है जो कि हर्यक वंश से संबंधित है, जो 544 बीसी से 492 बीसी के मध्य शासन काल करता है और शासन में आता है और बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है। वह भगवान बुद्ध का समकालीन था और हर्यक राजकुल से संबंधित था। शुरू से ही बिंबिसार ने विस्तार की नीति अपनाई और जो बिंबिसार, हम लोग ये एक-एक राजा को भी डीपली पढ़ने वाले हैं। तो बिंबिसार के बारे में कुछ आपको मैं आउटलाइन्स बताने वाला हूँ कि बिंबिसार 3 नीतियों को अपनाता है अपने साम्राज्य विस्तार की नीतियों में। पहला, वो मित्रता करता है, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अगर दोनों से भी काम नहीं बनता तो तीसरा वो युद्ध का सहारा लेता है और इन तीनों नीतियों को अपना करके बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य को एक महान शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। शुरू से ही देखते हैं कि बिंबिसार ने विस्तार की नीति अपनाई और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सुविधाएं भी रखी। उनका साम्राज्य चारों ओर से नदियों और पहाड़ों से सुरक्षित था। उसकी राजधानी राजगृह थी जो कि पहाड़ियों के साथ थी। देखिए, हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? राजगृह। चूंकि हम लोग जब सम्राट बिंबिसार के बारे में अलग से पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों को डीप पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमको अभी मगध साम्राज्य के उदय का इतिहास पढ़ना है, तो हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। उसके साम्राज्य की समृद्धि और उपजाऊ मिट्टी में बहुत अधिक उपज होती थी। हिरणावत या सोन नदी ने व्यापार को बढ़ावा दिया। इस तरह व्यापारिक और भूमि का राज्य की आमदनी के प्रमुख स्रोत हो गए। देखिए, उस समय साम्राज्य में जो आय का सबसे अधिक सोर्स था वो था टैक्स, वो भी भूमि से संबंधित टैक्स और व्यापार से संबंधित टैक्स। मगध और आसपास के क्षेत्र, देखिए यहाँ जो मगध है, मगध में क्या मिलेगा भाई आपको? लोहे का समृद्ध खान मिलेगा और इस लोहे का सबसे ज्यादा यूजेस क्या है? किसका यूज है? हथियार बनाना। और देखेंगे कि अंग को भी जो है बिंबिसार अपने क्षेत्र में मिला लेता है। जो अंग की राजधानी है चंपा, यह व्यापार की महत्वपूर्ण केंद्र थी। जो अंग की राजधानी थी क्या? चंपा। ये भी क्या थी? व्यापार की महत्वपूर्ण जगह थी। और भाई जब अंग जो है बिंबिसार के अधीन हो गया तो चंपा पर भी बिंबिसार का ही क्या होगा? साम्राज्य हो जाएगा। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण शासक है ये भी, अजातशत्रु को इस राज्य का राज्यपाल बना दिया। ठीक है। मगध का सबसे मुख्य जो शत्रु था वो था अवंती। ठीक। अब देखते हैं कि मगध का जो शत्रु है वो कौन है? अवंती। और बिंबिसार का इसके शासक जो प्रद्योत है, महासेन के साथ लंबा युद्ध चलता रहा जो कि हालांकि अंततः मित्रता में ही तब्दील हुआ। और बौद्ध ग्रंथों में हमें पता चलता है कि गंभीर रोग से जब प्रद्योत बीमार हो जाते हैं तो उनकी इलाज के लिए बिंबिसार अपने जो चिकित्सक है जीवक, ठीक है, चिकित्सक कौन है? जो राजवैद्य होते हैं उनको, जीवक को भेजते हैं किनके यहाँ? प्रद्योत के यहाँ। तो इस प्रकार से इनके मध्य क्या हो जाता है? मित्रता हो जाता है। देखेंगे कि बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और मद्र के साथ, ये ठीक है मद्र है, मद्र के साथ महत्वपूर्ण राज्य परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। हम लोगों ने उनकी 3 नीतियों के बारे में देखा और देखते हैं कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से भी उन्होंने विवाह कर लिया और उसके दहेज के स्वरूप उनको बहुत सारे गांव भी प्राप्त हुए। इन विवाहों ने उनकी स्थिति को और अधिक मजबूत कर दिया और सम्मान को बढ़ाया। इस तरह वैवाहिक संबंधों और विजयों से बिंबिसार ने मगध को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। बिंबिसार ने कार्यकुशल प्रशासन व्यवस्थित किए। महावीर और बौद्ध दोनों इनके शासनकाल के दौरान अपने सिद्धांतों को उपदेश दिए और ऐसा बताया जाता है कि दोनों इनके करीबी संबंधी भी थे। संभवतः वह अजात शत्रु के हाथों मारा गया जिसने राजगद्दी पर कब्जा किया। ठीक है। तो देखते हैं कि इनकी जो है हत्या, बिंबिसार की जो हत्या वो किसके द्वारा कर दी जाती है? अजात शत्रु के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं और इसमें जो और अजात शत्रु के बारे में भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से अजात जो शत्रु, और देखते हैं जब अजात शत्रु के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है तो जितने भी बिंबिसार के मित्र रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? अजात शत्रु के शत्रु हो जाएंगे। और इसी प्रकार से उन्हें, अजात शत्रु को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके द्वारा
फाइनली एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया जाता है। लेकिन जैसे ही देखेंगे आगे चल के उनके पुत्र उदयन, ठीक है, देख लेते हैं उनका जो पुत्र है उदयन, जो कि 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी तक माना जाता है, इन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया था। ठीक है, किनके द्वारा पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया गया? उदयन, जो कि किसके पुत्र थे? अजातशत्रु के पुत्र थे। और अजातशत्रु की हत्या करने के पश्चात ये जो है सम्राट बन जाते हैं, जो कि मगध की नई राजधानी बन जाती है। और इसके पहले हम लोग देखते हैं कि राजगृह क्या थी? राजधानी थी मगध की, लेकिन उदयन के द्वारा इसको कहाँ कन्वर्ट कर दिया गया? पाटलिपुत्र में तब्दील कर दिया गया। बिंबिसार के जो राजवंश के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से शिशुनाग का शासन आया और अंततः मगध की जो राजगद्दी है वो एक शक्तिशाली सम्राट महापद्म नंद ने हथिया लिया। पुराणों के अनुसार जो नंद है वो नीची जाति के माने जाते थे और क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को एक शक्तिशाली शासक साबित किया। फलतः उन्होंने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और सिकंदर के आक्रमण के समय जब हम देखते हैं कि सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है, ये देखेंगे कि 326 बीसी में, ईसा पूर्व में, तब भारत पर जो है नंद वंश का जो है शासन रहता है, या मगध पे जो है नंद वंश का शासन रहता है। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार नंदों की शक्ति ने सिकंदर को और भारत में आगे बढ़ने से हतोत्साहित किया। मतलब आगे बढ़ने के लिए जो सिकंदर है वो अपना साहस नहीं जुटा पाया और उनको वापस घर लौटना पड़ा। यूनानी जो है विवरण है उनके अनुसार देखते हैं कि घनानंद के पास 20,000 घोड़े थे। याद है भाई? 20,000 घोड़े और 2 लाख पद्धति और 2,000 रथ। पद्धति मतलब पैदल सैनिक, और 2,000 रथ थे उनके पास, और कम से कम 3,000 हाथियों की एक विशाल सेना थी। नंद विभिन्न कारणों से अलोकप्रिय हो गए। ठीक है, देखिए नंद जो है, नंद वंश या जो महापद्म नंद या घनानंद, हम ये जो देखेंगे इनकी जो है सेना तो विशाल थी, लेकिन कुछ कारणों से ये लोगों के बीच में या साम्राज्य में इनका जो है अलोकप्रियता प्रारंभ हो गया। विशाल सेना के रख रखाव के लिए उन्होंने लोगों पर भारी कर लगाए और दमनकारी नीतियों को अपनाया, साथ ही साथ अहंकारी भी हो गए। परंपरा के अनुसार नंदों के निरंकुश शासन को चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व क्या किया भाई? उखाड़ फेंका, और एक नया साम्राज्य, इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानेंगे। ऐसा भी विश्वास है कि इस उपलब्धि में चाणक्य नामक ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की स्थापना की जाती है और चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त जो है मगध का सम्राट बन पाता है। महाजनपदों में से कुछ तो साम्राज्यवादी थे, कुछ लोकतंत्रात्मक। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में मगध अत्यधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। नंद राजाओं के शासन के दौरान सिकंदर ने पंजाब में तो प्रवेश कर लिया, लेकिन नंद की सेना के डर से और आगे नहीं बढ़ पाए। और देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा नंद को हरा करके मगध का जो है शासन प्राप्त कर लिया, और अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में वह यूनान के एक सिंहासन पर आसीन हुआ। ये हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर कब होता है? 20 वर्ष की आयु में वह मकदूनिया यूनान का एक राज्य है उस पे सिंहासन रूढ़ होता है, और 2 वर्ष पश्चात वह एक विशाल सेना लेकर भारत विजय के लिए चले आता है, और 331 में उसने विशाल मखमली साम्राज्य को नष्ट कर डाला, और 327 में बल्ख या बैक्ट्रिया पर अधिकार के भारतीय द्वार पर दस्तक दे दी। लेकिन सिकंदर के जो अभियान है उनको हम 2 चरणों में देखते हैं कि सिकंदर जो है किस प्रकार से अभियान करता है। एक तो सिकंदर का व्यास नदी तक अभियान होता है, सिकंदर का एक वापसी होता है। तो देखेंगे कि जो सिकंदर, इसके लिए हम लोगों ने एक अलग सिकंदर का जो भारत आक्रमण है वो पार्ट बनाया हुआ है, वो ज़्यादा ही आपके लिए उपयोगी माना जाएगा। तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात मगध साम्राज्य और ही शक्तिशाली हो जाता है। हम लोग अब देखेंगे मगध की जो सर्वोच्चता है उसके मुख्य कारण देखने वाले हैं कि मगध किस प्रकार से मगध का सर्वोच्चता प्रारंभ होता है। मजबूत केंद्रीय सरकार के अंतर्गत मगध एक बड़े राज्य के रूप में विकसित हुआ। यह बिंबिसार, देखिए यहाँ पे जो शासक है, महान सम्राटों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्म नंद है, जैसे महत्वाकांक्षी राजाओं ने जी तोड़ मेहनत किया और इसका एक नतीजा निकला कि एक महान साम्राज्य के रूप में। देखेंगे कि यहाँ पे जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों को मानने वाले, दोनों धर्मों के क्या थे? अनुयायी यहाँ पे
रहते थे। ठीक है, किसके अनुयायी रहते थे? जैन धर्म के भी अनुयायी मिलेंगे आपको और बौद्ध धर्म के भी अनुयायी आपको मिलेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ देखते हैं कि यहाँ पे जो कृषि है, कृषि की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, व्यापार बहुत अच्छा था, लोहे की खान यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में थे लोहे, जिसकी वजह से जो है सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हो पाते थे, सम्राट को युद्ध के लिए पर्याप्त मात्रा में रथ उपलब्ध हो पाते थे। इस प्रकार से देखते हैं कि मगध पूरे महाजनपदों में एक शक्तिशाली रूप में माना गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो मगध साम्राज्य है उसमें विभिन्न जो राजवंश शासन करेंगे, इन राजवंशों के बारे में हम थोड़ा सा डीपली जानने वाले हैं, आउटलाइन जानने वाले हैं। बाकी डीपली अलग से इसको हम लोग अलग अलग वीडियो बना के पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हर्यक वंश, ठीक है, इसको बिंबिसार वंश भी कहा गया है, और एक इसी के अंतर्गत जो उदयन या उदाहीन है उसको भी माना गया है। अब नेक्स्ट वंश देखेंगे शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद हम लोग देखेंगे एक और हमारा शुंग वंश देख रहे हैं, और देखेंगे कण्व वंश, सातवाहन वंश, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश, और पाल साम्राज्य या पाल वंश। इन सारे वंशों को हम लोग एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, चूंकि एक जो वंश है उसमें बहुत सारे शासक होंगे, उनके द्वारा जो धारण किए जाने वाली उपाधियां हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए विजय अभियान हैं, उनके जो सक्सेसर हैं, ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। इसलिए एक ही वीडियो में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और इसको हम बहुत ही डीप पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और आप पूरी डीपली इसको रिटन एग्जाम में भी लिख सके। और ऑब्जेक्टिव, हमारा जो मेन फोकस है वो है रिटन एग्जाम के लिए, और अगर आप रिटन एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग हार्ड टू ईजी किए हैं इस टॉपिक को, और आने वाले हमारी जो वीडियोस होंगे वो भी ऐसे होंगे। तब तक के आप घर में रहें और पढ़ाई करते रहें, फोकस रखें, और कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप बहुत ही आसानी से इतिहास विषय को समझ सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, घर में रहें और पढ़ाई करते रहें।